वेलकम बैक टू क्रिकेट। आज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 18 रुकनी ये स्क्वाड पुराने और नए खिलाड़ियों का एक ब्लेंड है। कुछ खिलाड़ी, सबसे पहले उन खिलाड़ियों का डिस्कस कर लें जो इस स्क्वाड का हिस्सा बनने में नाकाम रहे। और उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि कब मैंने नई वीडियो अपलोड की। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे, पाकिस्तान का स्क्वाड। इस स्क्वाड में फवाद आलम जगह बनाने में नाकाम रहा। फवाद आलम जैसे खिलाड़ी जो होते हैं ना, ये बोर्ड की चिड़ होते हैं। बोर्ड इनको कभी भी पसंद नहीं करता। इंतहाई मजबूरी के हालत में बोर्ड को कभी ना कभी इनको चांस देना पड़ जाता है और फिर उसके बाद इंतज़ार किया जाता है कि जैसे ही ये पहली बुरी परफॉर्मेंस दें और इनको टीम से बाहर कर दिया जाए। इन जैसे बदकिस्मत खिलाड़ियों की कहानी ये है कि इन्हें कई साल तक डोमेस्टिक में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ता है, जब सारी दुनिया के तमाम लोग तनकीदकार कहने लगते हैं कि देखो ये इसने डोमेस्टिक में कितनी शानदार कारकर्दगी मुजाहरा किया है। और अगर खिलाड़ियों की सिलेक्शन का मेयार डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक में तो ये खिलाड़ी है। तो बोर्ड फिर फवाद आलम जैसे लोगों को एक दो चांस दे देती है और जैसे ही वो नाकाम हो उन्हें फारिग कर दिया जाता है। जबकि हैदर अली जैसे लोग जो होते हैं उनको ना किसी डोमेस्टिक की ज़रूरत है ना किसी इंटरनेशनल की ज़रूरत है। वो फवाद आलम जैसे किसी भी खिलाड़ी की एक बुरी परफॉर्मेंस के बाद टीम में वारिद हो जाते हैं। 12-15 बुरे मैच खेलने के बाद फिर बाहर किए जाते हैं। उनको अच्छी तरह से, जब तक पूरी दुनिया से लोग उठ के नहीं कहते कि भाई इसको क्यों खिला रहे हो, उसको फारिग नहीं किया जाता। इसी तरह से यासिर शाह, पाकिस्तानी टीम का लेग स्पिनर, टेस्ट मैच में लेग स्पिनर और स्पिनर की इंपॉर्टेंस से किसी को इनकार नहीं है। और यासिर शाह जैसे इस वक्त पाकिस्तान में दस्तयाब सीनियर लेग स्पिनर को नज़रअंदाज करना और ड्रॉप कर देना ये समझ से बाहर है। हसन अली भी जगह बनाने में नाकाम रहे। बहरहाल हसन अली के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो एक मुस्तनद टेस्ट प्लेयर नहीं है, अच्छा यूटिलिटी प्लेयर है वनडे और T20 का, लेकिन टेस्ट मैच में हसन अली को अगर नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है तो चलता है। 7 पुराने मुस्तनद बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, शान मसूद, बाबर आजम, रिजवान, अजहर अली और सरफराज अहमद। अगर आप इस स्क्वाड को गौर से देखें तो आपको सारे के सारे ओपनर नजर आएंगे। अब्दुल्ला शफीक ओपनर, इमाम उल हक ओपनर, शान मसूद ओपनर, बाबर और रिजवान दुनिया के सबसे बड़े ओपनर, 5 ओपनर रह गया। अजहर अली पक्का वन डाउन है तो फिर सारे पहले ओपनर आ जाएंगे, फिर उसके बाद एक अजहर अली वन डाउन आ जाएगा। सऊद शकील को लिया गया है, ये अगर इसको खिलाया गया तो डेब्यू करेगा। ये एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। ऑलराउंडर में नवाज और आगा सलमान अली, स्पिनर ऑलराउंडर और वसीम जूनियर फास्ट ऑलराउंडर और फ़हीम अशरफ मध्यम फास्ट ऑलराउंडर। जबकि 2 नए फास्ट बॉलर, जी हाँ 2 नए और फास्ट बॉलर पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है, फास्ट बॉलिंग में तो मोहम्मद अली और जाहिद महमूद 2 फास्ट बॉलर और अबरार अहमद कराची से ताल्लुक़ रखने वाला लेग स्पिनर, ये भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। इनमें से ज़्यादातर खिलाड़ियों को मेरे ख्याल में, मैं अगर आपको बताऊं तो ये 4 नए खिलाड़ी लिए गए हैं। इनमें से शायद ही किसी को इस सीरीज़ में डेब्यू का मौका मिले। जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज से सीरीज़ नहीं है, इंग्लैंड से सीरीज़ है, टफ सीरीज़ होगी। इंग्लैंड से T20 की सीरीज़ इंग्लैंड के साथ हम देख चुके हैं। टेस्ट सीरीज़ उससे भी ज़्यादा टफ होगी। ज़ाहिर है इंग्लैंड की टीम भी टेस्ट में हल्की नहीं है, बहुत शानदार है। तो एक बहुत अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी। हमारे असल फोकस ये है कि हमारा प्लेइंग 11 क्या होगा। अगर मेरे ख्याल में जो प्लेइंग 11 मेरी दिल के बनता है तो वह है अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, अजहर अली, बाबर, रिजवान, सरफराज अहमद। सरफराज अहमद को मैं बाद में डिस्क्राइब करता हूँ कि क्यों सरफराज अहमद, आगा सलमान अली, नुमान अली, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और नसीम शाह। ये एक आइडियल स्क्वाड बनता है। आगा सलमान अली बॉलिंग में भी है और बैटिंग में भी अच्छा है और इसी तरह से वसीम जूनियर हमारे पास तीसरा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन होगा और नुमान अली हमारा दूसरा स्पिनर होगा। लेकिन बहरहाल स्पिन के मामले में हम बहुत मजबूत डिपार्टमेंट के साथ नहीं उतर रहे। कम से कम हमारे पास 2 मुस्तनद स्पिनर होने चाहिए थे, लेकिन अबरार अहमद मुझे कहीं से भी मुस्तनद टेस्ट स्पिनर नहीं लगता। मैं उसको बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ।
ये कराची रमज़ान डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी उसमें भी आता रहा है। अच्छा स्पिनर है, कराची किंग से भी खेल चुका है, लेकिन टेस्ट वाली क्वालिटी मुझे तो नज़र नहीं आई। बोर्ड को हो सकता नज़र आई, और आप लोग भी देख के बताइएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये बात गलत की। अबरार अहमद बहुत अच्छा बॉलर है। तो अब आते हैं सरफराज के ऊपर। अब अगर आप गौर करें तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, तो सरफराज जो है छठे नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन साबित हो सकता है जो टेल के साथ खेल सके। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जितने भी हमारे जो बैट्समैन हैं, ख़ासतौर पे बाबर और रिजवान, ये दोनों बहुत शानदार बैट्समैन हैं, लेकिन ये क्रिकेट की कुछ रिक्वायरमेंट्स को किस मामले में शायद थोड़े हल्के पड़ जाते हैं। स्किल्स, टैलेंट, रन बनाने के मामले में ये बहुत शानदार हैं, लेकिन जब बात बारीकी की आती है तो उस वक्त इनमें वो एबिलिटी नज़र नहीं आती। मुझे अभी तक इनमें वो टैलेंट नज़र नहीं आता कि ये टेल को साथ लेके चलें। टेल को साथ लेके चलने वाला अगर कोई बैट्समैन इस टीम में है तो वो सरफराज अहमद है। अगर लेट ऑर्डर में सरफराज अहमद बतौर बैट्समैन आता है तो फिर वो टेल को साथ लेके 100-125 रन ऐड कर सकता है हमारे स्कोर में। अदरवाइज अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो नंबर ही नहीं आएगा भाई का, और अगर ज़रूरत पड़ गई तो फिर वो सरफराज काम आ सकता है। और सरफराज की जगह पे बैटिंग करने के लिए हमारे पास स्क्वाड में और कोई भी नहीं है। आप किसको इस ऑर्डर पे भेजेंगे? ना छठे नंबर पे बैटिंग के लिए ना शान मसूद है, ना इमामुल हक है, ना अजहर अली है, ना बाबर है, ना खुद रिजवान है। बाबर और रिजवान में से किसी को छठे नंबर पे करेंगे तो फिर चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे किसको खिलाएंगे? तो इस स्क्वाड में बज़ाहिर सरफराज अहमद की जगह बन रही है। अब वो बतौर विकेट कीपर के वो चॉइस है बोर्ड की, लेकिन मेरे ख्याल में लेट मिडल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर सरफराज को इस टीम में होना चाहिए। शाहीन आफरीदी, अल्लाह ताला उनको सेहत नसीब करे। अभी हमने कल ही सुना है कि उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। उसकी वजह से हमारा ये स्क्वाड जो है ना, ये बहुत कमज़ोर और वीक लग रहा है। ख़ासतौर पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में नसीम शाह भी यंग है, हारिस रऊफ़ है, बाकी कोई भी बॉलर जो है ना वो इतना ज़्यादा मशहूर और नामवर नहीं है। नाम का भी बड़ा एक असर होता है। एक खिलाड़ी की स्किल्स तो होती हैं, लेकिन जब टीम ग्राउंड में उतरती है ना तो उस वक्त उसमें जो नाम के वाले खिलाड़ी होते हैं उसका भी एक रोब होता है। तो अब नुमान अली है ना, उसका वो रोब नहीं है या वो नाम नहीं है कि वो सामने वाली टीम की टांगें काँप रही हों कि जी नुमान अली भी इस टीम का हिस्सा है। अच्छा बॉलर है, लेकिन बहरहाल इतना लीथल मशहूर नहीं है। ऑन एनी गुड डे वो एक बहुत अच्छा बॉलर साबित हो सकता है, लेकिन मैच से पहले ऑन पेपर नुमान अली सामने वाली टीम के लिए कोई थ्रेट नहीं है। ये बॉलिंग स्क्वाड जो है ना वो किसी भी तरीके से टेस्ट के लिए अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि टेस्ट मैच जीतने का दोस्तों एक ही तरीका होता है, आपके बॉलर इतने अच्छे हों कि वो सामने वाली टीम को 2 दफ़ा ऑल आउट कर दें। टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेना ज़रूरी होती हैं। उसके अलावा टेस्ट मैच जीतने का और कोई तरीका नहीं है। रन बना के आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते जब तक कि आप सामने वाली टीम को 2 दफ़ा आउट नहीं करें। देखते हैं, मिलते रहेंगे, क्रिकेट पे अपडेट आती रहेंगी। मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं वो कमेंट करके बताते रहिएगा। और एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त